देखिए, अगला टॉपिक है जनरल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हमने एक प्रोबेबिलिटी n फैक्टोरियल अपान मल्टीप्लीकेटिव समेशन ni फैक्टोरियल बताया था पीछे। कब? पहले सेल में n1 पार्टिकल जाएं, दूसरे में n2 जाएं, तीसरे में n3 जाएं। इस प्रकार का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताई थी मैंने, n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल अपान मल्टीप्लीकेटिव समेशन ni फैक्टोरियल। ये आपको बताया था मैंने। ठीक है, स्क्रीन आ रही? अच्छा, अब आपका क्या है कि हम जनरल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी आपने कहा था कि एक एनर्जी का केवल एक ही सेल है। जैसे एप्सिलॉन एनर्जी का एक सेल है, एप्सिलॉन 2 एनर्जी का एक सेल है, एप्सिलॉन 3 एनर्जी का एक सेल है। अब हम डिजेनरेट की बात कर रहे हैं कि एप्सिलॉन 1 एनर्जी के आपके सेल है G1, एप्सिलॉन 2 एनर्जी के सेल है G2, एप्सिलॉन 3 एनर्जी के सेल है G3। तब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो जो पहले था वो तो होगा ही होगा, कुछ और बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट आ गया, ये फार्मूला आ गया। ये P प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेटिव समेशन n फैक्टोरियल gi⁴ अपान ni फैक्टोरियल। मतलब पिछले से एक टर्म बढ़ गया, gi⁴ मतलब n1 पार्टिकल गए पहले, जिनका G1 जो सेल थे, G1 नंबर थे उसमें, तो ये जनरल प्रोबेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आपको पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, जिसके आधार पर हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं। तो तीन प्रकार के पार्टिकल की बात करेंगे। एक प्रकार के पार्टिकल की बात करेंगे आइडेंटिकल होंगे और डिस्टिंग्विशेबल होंगे। जैसे हमारे क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, हम सबको पहचानना है वो सब एक जैसे, लेकिन पहचान में आ रहे हैं, तो वो आएगा आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल। ये हमारा कहलाएगा क्लासिकल पार्टिकल्स कहलाएगा। जैसे गैस के मालिक्यूल, इनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमको करना है तो हमको लगाना पड़ेगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लगा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और होता है, छूट गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन पार्टिकलों के लिए पार्टिकल आइडेंटिकल हो और डिस्टिंग्विशेबल हो। जैसे एक रेड कलर की गेंद है, एक येलो कलर की है, ये हमारे डिस्टिंग्विशेबल हो गए। आइडेंटिकल तो होंगे बट इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो। पहचान, जैसे मान लिए 25 आपको रेड कलर की गेंद दे दें तो आप नहीं पहचान पाओगे। किसी थैले में पड़े हुए हमको दो गेंदें निकालिए तो ये कौन पता कौन सी गेंद आ गई जाए। इस प्रकार जैसे इलेक्ट्रॉन्स का कोई मान लीजिए गैस है, तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन एक नंबर है, कौन सा दो नंबर है। तो अगर उनकी स्पिन 0r इंटीग्रल होगी, 0r इंटीग्रल, तो उसमें बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा उनको बंटवारा करने के लिए। और अगर उनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन होगी तो उसमें फर्मी डिराक लगेगा, फर्मी डिराक।
अब चलते हैं, ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ ले पहले, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टीन और फर्मी डिराक, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अब क्या है, हमारे पास 100 जूल एनर्जी है, 100 जूल एनर्जी, और 50 पार्टिकल हैं, और 5 सेल हैं, ε1, ε2, ε3, ε4, ε5, 5 सेल हैं। इसके कितने हैं G1, इसके कितने सब सेल हैं G2, इसके कितने हैं G3, इसके कितने हैं G4, और इसके कितने हैं G5। अब हमको ऐसे इन पार्टिकलों को इनमें रखना है कि टोटल एनर्जी जोड़ करके हमारी बैलेंस हो जाए और टोटल पार्टिकल बैलेंस बने रहे, और वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका मोस्ट प्रोबेबल हो। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपका एक बॉक्स है और उसमें 2 कंपार्टमेंट है, आपको हम 10 गेंद देते हैं, हम कहें कि किसी कंपार्टमेंट का तुम फेवर मत करना और उसमें फेंक दो गेंद, और गिन लो किस कंपार्टमेंट में कितनी आई, किस कंपार्टमेंट कितनी है, आप नोट कर रख दो। फिर आप प्रोसेस को रिपीट कर दो, फिर गिन लो कितनी कितनी है, फिर प्रोसेस को रिपीट कर दो, फिर गिन लो कितनी कितनी है, ऐसे आप बहुत बार गिन लीजिए। आप देखेंगे कि एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि जैसे 5 उसमें गई, 5 उसमें गई, कि वो बार बार कई बार रिपीट हो रहा है। मान लीजिए आपने 10 बार प्रयोग किया तो 4 बार एक ही प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब वही डिस्ट्रीब्यूशन हमारा मोस्ट प्रोबेबल है, मतलब उसी की प्रोबेबिलिटी अधिक है। तो हम एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम कर लेते हैं और मान लेते हैं कि ये मेरा मोस्ट प्रोबेबल है, चाहे आप फर्मी डिराक पढ़ो, चाहे बोस-आइंस्टीन पढ़ो, चाहे आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, आपकी लैंग्वेज वही सब होगी, बस होगा क्या कि पार्टिकल के नेम आ जाएंगे। जैसे आपको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में कहेंगे, कह देंगे क्लासिकल पार्टिकल है, गैस के मॉलिक्यूल है। हम आपको बोस-आइंस्टीन पढ़ाएंगे तो हम कह देंगे फोटॉन्स है, और हम आपको ये पढ़ाएंगे फर्मी डिराक तो हम कह देंगे इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन हम एज्यूम करते हैं। ये एज्यूम करते हैं क्या, N1 पार्टिकल फर्स्ट सेल में, N2 सेकेंड सेल में, N3 थर्ड सेल में, N की kth सेल में। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी जो अभी भी बताई गई है। अब आपको क्या करना है, इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम करना है। तो ये पता लगाना है कि जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन माना है उसकी कितनी कितनी वैल्यू है इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम होने के लिए। मतलब N1 कितना है, N2 कितना है, Ni कितना है, Nk कितना है, ये पता लगाना। तो प्रोसेस है, लॉग ले लीजिए, इसमें स्टर्लिंग लगा दीजिए, n log n माइनस n, Ni log Ni माइनस Ni, स्टर्लिंग लगा दीजिए। ये सब प्रोसेस आपको पीछे बता चुके हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। स्टर्लिंग लगा दीजिए, फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डेल्टा लॉग पी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड। Ni का डेल्टा Ni हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, लेकिन कैपिटल N का जीरो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, कैपिटल N। Gi कांस्टेंट है, तो जब आप ये कर दोगे और फिर जीरो के बराबर लिखोगे, इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम कहोगे कि ये प्रोबेबिलिटी मेरी मैक्सिमम है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। तो एक ये वाली वैल्यू आई, अब यहाँ जीरो कर दिया, ये देखिए, तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई,
ये वाला पोर्शन 0 के बराबर हो गया। ये इक्वेशन है। लॉग GI/NI है, लेकिन आप रिवर्स कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उधर 0 लिखा हुआ है। -1 कॉमन आ जाएगा, log NI/GI हो जाएगा। ये चीज आ गई। अब हमारे पास दो एजम्पशन है। क्या? टोटल पार्टिकल कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। उसके लिए दो कांस्टेंट्स आ जाते हैं, टोटल पार्टिकल कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। समेशन आई डेल्टा NI बराबर 0 और समेशन आई एप्सिलॉन आई डेल्टा NI बराबर 0। दो इक्वेशन आ गए। अब क्या होता है, इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई करना होता है, एक कांस्टेंट अल्फा है, और इसमें बीटा का मल्टीप्लाई करना होता है, और उसके साथ ऐड करते हैं। इसके साथ, इसके साथ अल्फा का मल्टीप्लाई करना है समेशन आई डेल्टा NI बराबर 0 में, और बीटा का मल्टीप्लाई करना है बीटा एप्सिलॉन आई डेल्टा NI बराबर 0। तो अल्टीमेटली आपका आ गया ये। अब ये टर्म 0 के बराबर करो, NI का मान निकल आएगा। ये मुझे लर्न करना है, कहीं कॉपी में नोट करके रख लेना है। NI इज इक्वल टू GI/e⁴ प्लस बीटा एप्सिलॉन, बीटा 1/kT के बराबर होता है। ये अल्फा कांस्टेंट है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। लर्न होना चाहिए, कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आप चलते हैं फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में वही सेंटेंस होगा कि मेरे पास इतने पार्टिकल हैं, इतने सेल हैं, इसमें हम इतने इतने पार्टिकल हम रखते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त होता है। उन पार्टिकलों का नेचर डिसाइड हो गया। तो पार्टिकल हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। यहां तक तो अब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना, वही पुराना अब आपको थोड़े रिस्ट्रिक्शन लग गए यहाँ पर। क्या लगेंगे आपको समझ में आ रहा है भाई, ये तो पहचान में ना आने वाले पार्टिकल हैं, तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा? जैसे जीवन सबसेल है, मान लीजिए 4 सबसेल है, ये जीवन बराबर 4, और इसमें आपको 3 पार्टिकल रखना है। तो अगर बोश आइंस्टीन पढ़ोगे तो आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि तीनों पार्टिकल चाहो तो एक ही सबसेल में रखो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। मतलब ये 3 है, तीनों इसी में उठाकर रख दो, या 2 इसमें रख दो, एक इसमें रख दो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में 2 पार्टिकल है, सब पहचान में आ रहे थे, तो कोई रिस्ट्रिक्शन। लेकिन फर्मी डिराक में रिस्ट्रिक्शन है कि एक सबसेल में एक ही पार्टिकल जाएगा या खाली रहेगा। अगर आप कहो कि मेरे पास जीवन बराबर 4 है, पार्टिकल 5 है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। मतलब एक से ज्यादा आप एक सबसेल में रख नहीं सकते हो, तो ये कैसे हो सकता है? कम से कम जितने पार्टिकल हो उतने सबसेल होने चाहिए, या कम हो तो कोई बात ही नहीं, खाली पड़ा रहेगा। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ये दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल की संख्या सबसेल की संख्या से इक्वल या उससे कम होनी चाहिए। ईच सबसेल में कंटेन मैक्सिमम 1 पार्टिकल, अधिकतम एक पार्टिकल हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। बाकी 2 प्रॉपर्टी वही है, टोटल पार्टिकल कांस्टेंट रहेंगे, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, केवल एक पॉइंट बदला, ये ऑब्जेक्टिव बना सकता है।
ये ऑब्जेक्टिव आपको बना सकता है। ये चलते हैं आगे। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कह रहे हो मेरे पास 3 पार्टिकल हैं, 4 सबसेल है, तो जब आप पहले पार्टिकल को रखने जाओगे तो चारों खाली पड़े हुए हैं, कहीं भी आप रख सकते हो। तो उसको आप 4 प्रकार से उसमें सेट कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? एक पार्टिकल आप रखने जा रहे हो तो आप चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, 4 चॉइस हो गई जल्दी। और जब एक भर गया, जब दूसरा पार्टिकल रखने जाओगे तो अब उसको 3 ही चॉइसें बचेंगी। तीसरा पार्टिकल रखने जाओगे तो 2 चॉइसें बचेंगी। तो इस प्रकार से पहला जब रखने जाओगे तो जितने सबसेल हैं पूरी चॉइस है, कितनी है? GI। जब दूसरा रखने जाओगे तो GI-1, जब तीसरा रखने जाओगे तो GI-2, और जब NIth रखने जाओगे तो GI-NI-1। इतनी चॉइस। इसके बाद जितनी चीजें एक जैसी होती हैं उतने का भाग दे दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मान लिया आपने NI पार्टिकल एक जैसे हैं तो उनको डिवाइड कर दिया, NI फैक्टोरियल का डिवाइड। अब हम इसको GI-NI फैक्टोरियल ऊपर ही अपनी तरफ से हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये चीज मेरी बनी जा रही है GI फैक्टोरियल, ये वाली GI, और नीचे आ गया NI फैक्टोरियल। तो अब मुझे ये चीज बेटा लर्न करनी है। कुछ आपको नहीं बताना है, मुझे लर्न करना है। क्या लर्न करना है हमको? मुझे ये लर्न करना है कि NI पार्टिकल को GI सब लेवल में कैसे अरेंज करेंगे। तो NI पार्टिकल GI में कितने प्रकार से अरेंज हो सकते हैं? GI फैक्टोरियल अपॉन NI फैक्टोरियल, GI-NI फैक्टोरियल। नोट कर लीजिएगा इसको भाई। अब एक हमारे पास प्रियारी प्रोबेबिलिटी होती है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी होती है। ये हमारी है पास्टुलेट्स ऑफ प्रियारी प्रोबेबिलिटी। तो हमने इसी में कांस्टेंट का और गुणा कर दिया है तो पी का मान आ गया। अब फिर वही काम चालू कर दीजिए, लॉग ले लीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए, तो अब आपकी ये लाइन आ जाएगी। इसके बाद 2 वही पॉइंट बचते हैं कि टोटल पार्टिकल कांस्टेंट, मतलब ये वैल्यू, ये वाली 0, और ये एनर्जी कांस्टेंट, ये वाली वैल्यू। अब इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई करो, इसमें बीटा का मल्टीप्लाई करो, और इसके साथ ऐड करो, तो हल करते चले जाओगे बेटा तो ये लाइन आ जाएगी, ये छिपी हुई है। देखिए यहां क्या है कि रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। रिस्ट्रिक्शन होने का मतलब पार्टिकल कम ही आप रख पाओगे एक सेल में, इसीलिए नीचे प्लस आया है। डिनोमिनेटर का ज्यादा आना मतलब पार्टिकल की संख्या का कम होना, मतलब NI इज इक्वल टू GI। याद करना है क्योंकि बोस आइंस्टीन में नीचे माइनस आ जाएगा। बोस आइंस्टीन में नीचे क्या आ जाएगा? माइनस। अब जब बाद में आपका ऑब्जेक्टिव आएगा तो माइनस प्लस में आप कंफ्यूज होगे। तब आपको ये पकड़ना है कि फर्मी डिराक में रिस्ट्रिक्शन है, हम पार्टिकल जाते हैं एक सेल में, इसका नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर की बड़ी होनी चाहिए। बोस-आइंस्टीन में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब एक सेल में चाहे इतने पार्टिकल जा सकते हैं, इसका मतलब डिनोमिनेटर को छोटा होना चाहिए। ऐसे याद रखिएगा तो उसमें माइनस नीचे जाएगा, इसमें प्लस जाएगा। अब हम बोस आइंस्टीन जब बताने जा रहे हैं तो हम आपको यही एक पॉइंट बदले दे रहे हैं, बाकी सब कुछ वही है। ये रिस्ट्रिक्शन खत्म करे दे रहे हैं। ये एनी नंबर ऑफ पार्टिकल कितने भी हो सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। इसका बेटा ये लर्न कर लेना। उसमें क्या आया था? GI फैक्टोरियल अपॉन NI फैक्टोरियल, GI-NI फैक्टोरियल।
और इसमें आएगा जी आई प्लस एन आई फैक्टोरियल अपॉन जी आई फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल। अब इसके बाद इसको आप लॉग ले लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए, तो आपको ये लाइन आ जाएगी, ये लाइन। इसमें वो चीज नहीं लिखी गई है कि अल्फा का गुणा बीटा का गुणा डायरेक्ट उठा लिया गया है, इन्हें अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करेंगे तो अंत में हम पहुंचेंगे इसे एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई -1। अब 3 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का कंपैरिजन करना है, जो अभी भी पढ़ा क्या है इनका कंपैरिजन करना है। एमबी, एफडी और बीई। एमबी में पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है, केवल पार्टिकल से मतलब है हमको किस नेचर के हैं, मुझे कोई लेने नहीं, कोई भी स्पिन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्मी डिराक में रिस्ट्रिक्शन है, पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है, और क्वांटम स्टेट को ध्यान देना होता है, एनर्जी लेवल को ध्यान देना होता है कि कैसे कैसे इसको हम रखें। अब वो आइंस्टीन फर्मी डिराक एक जैसा है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन, कितने पार्टिकल एक स्टेट में लिए जा रहे हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यही आपका इसमें है, वो आइंस्टीन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फर्मी डिराक में रिस्ट्रिक्शन। आइडियल गैस मॉलिक्यूल में लगता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में लगता है, फोटॉन और फोनान में लगता है। फोनान लैटिस से निकलते हैं। वॉल्यूम इन 6 डायमेंशनल स्पेस इज नॉट नोन। ये जो छोटे छोटे सबसेल बनाते हैं उसका वॉल्यूम मुझे नोन नहीं है, कोई जरूरत नहीं वॉल्यूम, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके वॉल्यूम करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ एच क्यूब, कम से कम एच क्यूब होता है, एच क्यूब से छोटा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब मिनिमम वॉल्यूम कितना होता है, एच क्यूब। इसका ये फार्मूला होता है, इसमें +1 होता है, इसमें -1 होता है। अगर हाई टेम्परेचर अप्लाई कर दोगे तो फर्मी डिराक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बन जाएगा। हाई टेम्परेचर पर अगर आप कर दोगे तो जो आपका मैक्स फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को अप्रोच कर जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एट हाई टेम्परेचर बोस-आइंस्टीन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को अप्रोच कर। एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज 0, और इसमें फर्मी एनर्जी होती है, इसमें 0। ये आप पढ़ लेंगे, ये आपका हो जाएगा। दिस इज द एंड।